अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स को डिस्कस करेंगे। आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को डिस्कस किया था। इसमें जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो पार्ट 2 है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले के अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के कौन कौन से अवेलेबल चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशंस के, कि हमने किस तरह से अपनी चीज़ों को फैलाना है मार्केट में। ठीक है, इससे अगला वाला है मोटिवेशन टू गो ग्लोबल। कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं कि किन चीज़ों से आप मोटिवेट हो सकते हैं किसी मार्केट में जाने के लिए। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल। इसमें जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है कि किस तरह से फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है, या जब आप किसी के साथ करते हैं तो आपकी क्या वो कमिटमेंट्स होती हैं, क्या डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं जो आपको सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो है फॉरेन मार्केट सिलेक्शन के किस बेसिस पे आप बेसिकली अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, और जिस मार्केट को सिलेक्ट करेंगे वो किन बेसिस पे करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है एंट्री स्ट्रेटजीज़, कि आप जब किसी जगह पे मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी आपकी। आप एक्सपोर्टिंग की तरफ जाते हैं या FDI की तरफ जाते हैं या किस तरह से जाते हैं, हम जब आगे आएगी चीज़ उस चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर पार्टनरिंग, जिसमें हम ये है कि पार्टनरशिप किसी के साथ अगर करनी है तो किन बेसिस पे करनी है, क्या सोच के करनी है। ठीक है, इसके बाद है बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या वो ट्रेड बैरियर्स हैं जो कि एक जो बंदा है, जो एक एंटरप्रेन्योर है, वो फेस करते हैं। और लास्ट में इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। इसमें यह है कि थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल कि कल्चर वगैरह डिफरेंस होता है या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल रिस्क होती है, उसमें किस तरह से आप करें और क्या करें। ठीक है, चलें अब इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है वो है अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इस चीज़ में जिस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस किया गया है वो ये किया गया है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ना, किसी अगर आप मतलब कोई बिज़नेस लेकर जा रहे हैं किसी कंट्री में, ठीक है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। ठीक है, वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। ठीक है, ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। लोग सोच तो लेते हैं कि हम वहाँ पे जाके इस कंट्री में ये काम करेंगे, बट बाज़ दफ़ा होता है कि वहाँ पे उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतने अच्छे नहीं अवेलेबल होते। ठीक है, तो उनकी वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर के लिए, कि जब वो किसी कंट्री को सिलेक्ट करता है, उसकी जो टारगेट कंट्री है जिस पे वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे जाकर ये बिज़नेस करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिलना चाहिए अच्छा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की बेसिस पे ही आपके ओवरऑल सेल्स जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, उसमें फिर आपको ये भी देखना है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना स्ट्रॉन्ग है। लाइक मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मैं कोई पानी का बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा मेरे कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं। मैं देखता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा कंपेटिटर इस टाइम नेस्ले प्योर लाइफ जो है वो वाला वाटर है। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना तगड़ा है, मैं उसको कैसे कम्पीट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आप कंपेटिटर्स की भी देखते हैं, अपनी भी देखते हैं। ठीक है, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कि आप जो है लेके जाते हैं, हो सकता है कि आपकी जो कॉस्टिंग पड़ जाए उस चीज़ पे, वहाँ पे पहुँचाने पे वो प्रॉफिट के बजाय आपको लॉस में ले जाए। ठीक है, तो आप ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं, जियोग्राफिकल साइज़ देखते हैं, वहाँ का जो है वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी देखते हैं कि थिक है या कैसी है, क्योंकि आप कोई चीज़ बना लें बट वहाँ पे ख़रीदने वाले उसके बंदे ही ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी हार्मफुल हो सकती है आपके बिज़नेस के लिए। ठीक है, और फिर आपका मार्केटिंग प्लान भी बड़ा मैटर करता है कि वहाँ के लोग किस तरह के लोग हैं, मतलब जिनके लिए आप जो चीज़ें बना रही हैं उनके लिए। अगर फ़र्ज़ करें प्रमोशनल मटेरियल मैं बना लेता हूँ, लाइक TV एड्स बना लेता हूँ, बट अगर मैं रहता जो मैंने बिज़नेस टारगेट किया है वो मैं बलोचिस्तान कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इतनी वो है ही नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं, वो तो रेडियो पे ज़्यादा चलते हैं। तो ये चीज़ आप देखते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। इसके बाद आपकी बुक में जो पॉइंट डिस्कस हुआ है वो मोटिवेशन टू गो ग्लोबल। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो बेसिकली किसी न किसी मोटिवेशन की बेस पे ही जाता है किसी कंट्री में, अगर वो जा रहा है या एक्सपैंड कर रहा है अपना बिजनेस को। ठीक है, मेन एजेंडा सबका प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, प्रॉफिट के अलावा और क्या क्या हो सकता है, कंपेटिटिव प्रेशर्स के न्यू एरिया में जो है वो लो मतलब कंपटीशन है। ठीक है, आप देखते हैं कि कोई एक है या तो एक आधी कंपनी है या कोई भी नहीं है, तो अब अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है,
फिर एक ये है कि आपके पास, आप अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं बिज़नेस करने के लिए, तो ये भी आपके पास एक मोटिवेशन हो सकती है कि यार आपके पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है, या आप ऑलरेडी अच्छी खासी प्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप बड़े आसानी से जो है बाहर के लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। या आपकी सेल्स मतलब पाकिस्तान इन सेंस कि थोड़ी सी जो डोमेस्टिक कंट्री वहाँ पे थोड़ी कम है, तो आप एक्सपेंड करते हैं, आप बाहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक हो गया। ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आपके पास एक यूनिक मार्केट अपॉर्चुनिटी है कि आप जिस कंट्री को देख रहे हैं वहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी इस तरह से अवेलेबल ही नहीं है, ठीक हो गया। तो आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये चीज़ मौजूद है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वहाँ पे जाके ये करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि वहाँ की मार्केट जो है वो उतनी ही एडवांस हो या ना हो, मतलब टेक्नोलॉजी इन सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं, फर्स्ट करें अभी एग्जांपल के तौर पर, तो ठीक है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे है, यूएस वगैरह ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे अपनी चीज़ें ला सकते हैं। बट अगर आप अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे आपके पाकिस्तानी कपड़े या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे थोड़ी कम है, ठीक है, मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, यहाँ की जो लोकल खाने पीने की चीज़ें हैं, लाइक आपको मालूम ही होगा कि जो ये शान मसाले हैं और जो इस तरह के हैं, ये चीज़ें वहाँ पे बड़ी इनकी डिमांड है और वहाँ पे एक्सपेंसिव भी, और जो यहाँ से जो लोकल मसाले वाले हैं वो भी वहाँ पे अप्रोच करते हैं आपके उन्हीं लोगों को। मतलब अब तो खैर मसाले वहाँ पे अवेलेबल थोड़े से हो गए हैं, तो अब उनको देखा देखी और चीज़ें यहाँ से वहाँ जा रही हैं। लाइक आपको पता होगा कि जो ये हलवे वगैरह होते हैं हमारे यहाँ के, वो सोन हलवा वगैरह जो है, या वो जो डोडा है हमारे मुल्तान का, ये वहाँ के जो ये इस तरह के वो हैं मिठाइयाँ वगैरह, ये वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, मतलब डिमांड है उसकी वहाँ पे। फिर इसके बाद ये है कि आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वहाँ पे अगर फर्स्ट करें जैसे अमेरिकन पाकिस्तान में आते हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वो नहीं है, तो वो यहाँ पे अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और फिर टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि आपकी लोकल कम्युनिटी में टैक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग कंट्री चेंज कर रहे होते हैं। आपको पता ही होगा कुछ ईयर्स गुजर गए हैं, बांग्लादेश ने अपनी टैक्स जो है वो बड़ी डिफरेंट कर दी थी कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, और बहुत सी दुनिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो आपकी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई थी। वो इसी चक्कर में हुई थी कि उन्होंने अपनी टैक्सेशन जो थी उसकी पॉलिसीज़ बड़ी डिफरेंट कर दी थी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो इस वजह से उनकी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हुई है इस चक्कर में, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स ऑफ गोइंग ग्लोबल। देखें इसमें यही है कि जब आप ग्लोबली जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफरेंट हो ही जाती हैं, ठीक है। आपकी बहुत सी चीज़ें, खाली स्ट्रेटजी नहीं, आपकी बहुत सी चीज़ें, आप देखें कि आपके अपने मुल्क में जो है कोई और क्राइटेरिया है बिज़नेस का, ठीक है, हम यहाँ पे किसी और तरीके से फ़ाइल को आगे चलाते हैं, ठीक है, बट बाहर के मुल्कों में डिफरेंट होती हैं कहानियाँ, हर मुल्क की अपनी डिफरेंट होती है। आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी जब आप देखेंगे कि किसी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, वहाँ पे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको पहले चाहिए, ठीक है। आप अगर देख रहे हैं तो आपको जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन चाहिए आपको, ठीक है, आपको उनकी तरफ से बाकायदा जो है वो परमिट चाहिए, ठीक है। तो हर मुल्क की थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो जिस तरह से ये है कि जैसे जैसे आप ग्लोबल जा रहे होते हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे होते हैं, तो ये वेरी करती है आपकी, ठीक है, और ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है, ठीक है। इसके बाद ये है फॉरेन मार्केट सिलेक्शन। फॉरेन मार्केट सिलेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किन बेसिस पे जो है वो मार्केट सेलेक्ट करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो सबसे ज़्यादा दो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, वो यही होते हैं, ठीक है। एक ये कि वो किस मार्केट को सिलेक्ट करे, दूसरा ये कि जब ये सिलेक्ट करता है तो फिर वहाँ पे जब एंटर हो ना उस मार्केट में पेनिट्रेट करे, तो वो क्या स्ट्रेटजीज बिल्ड करे, ठीक है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट उनके फैक्टर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर को ये सोचना होता है किन बेसिस पे, जब वो सोच रहा होता है कि मैं किस मार्केट से सिलेक्ट करूँ, तो एक एंटरप्रेन्योर के जहन में होता है कि या मैं किस में मार्केट में जाऊँ कि जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मार्केट है मैं उधर जाऊँ, या वो जो इजी मार्केट है, ठीक है। या फिर एंटरप्रेन्योर ये भी सोचता है कि मैं उस मार्केट में जाऊँ जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, या मैं उस मार्केट में जाऊँ कि अभी जो डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सामने रखता है, और फिर उसके बाद जो है वो इस तरफ कदम बढ़ाता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। लाइक
मार्केट साइज़ की बात करते हैं हम, ठीक है, कि वो देखता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे मैं जाना चाह रहा हूँ उस मार्केट की, ठीक है, सिलेक्शन के बेस पे जब वो कर रहा होता है, ठीक है, फिर वो देखता है कि जी पॉपुलेशन वहाँ पे कैसी है, वहाँ पे लोगों की इनकम कैसी है, वो वहाँ पे अगर इस तरह की कोई मिलती जुलती प्रोडक्ट है तो उस तरफ उनका बिहेवियर कैसा है, कि वो उसको परचेज़ करते भी हैं कि नहीं करते, उनका उसमें इंटरेस्ट है भी कि नहीं, ठीक है। और इस तरह से वो ये भी देखते हैं कि उसकी कंपेटिटिव मार्केट जो है, कंपेटिटिव कंपनीज हैं उनके क्या बिजनेस मॉडल्स हैं और वो किस हिसाब से चल रहे हैं और वो अर्न भी कर रहे हैं या ऐसे ही माठे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। फिर वो अगले स्टेप को सोचता है कि जहाँ पे वो डाटा कलेक्शन की बात होती है, ठीक है, आपको पता ही है दो तरह के डाटा होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, प्राइमरी जो है वो आप जो है खुद गैदर करते हैं। किसी भी रिसर्च में आप पहले सेकेंडरी डाटा को देखते हैं, मतलब जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होता है, उसके बाद आप प्राइमरी पे जाते हैं कि अब आपने वो देखना होता है कि आपने बेसिकली अब आपकी मज़ीद क्या नीड है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में तो आपके पास ना औरों की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आप उसको एक डायरेक्शन दे देता है आपको, लेकिन ये कि आपकी जो प्राइमरी होती है ना वो यही होती है कि मुझे स्पेसिफिकली ये मेरी ज़ात के लिए है कि मुझे ये ढूंढना है, ठीक है, मतलब मेरे लिए ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। 10 लोग कहते हैं कि यहाँ पे डिमांड है, कि यहाँ पे लोग अच्छा पानी पीने के लिए तरस गए हैं, यहाँ पे लोग जो है वो उनकी इनकम भी अच्छी है, वो परचेज़ कर सकते हैं और कंपनीज भी हैं, ये वो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। लेकिन प्राइमरी रिसर्च में ये बात होगी कि क्या अगर मैं ब्रांड लेके आता हूँ अपनी पानी की बोतल का तो क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से मैं अगर ये प्राइस लगाऊंगा तो आपके ख्याल में ये लोग ख़रीदेंगे कि नहीं ख़रीदेंगे, मैं इस तरह की बोतल की पैकेजिंग करूँगा तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आपकी भी प्राइमरी रिसर्च में आ जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद जिस थर्ड स्टेप को जो डिस्कस किया है वो है कि आपका जो है आप वेटेज देते हैं अपने पॉइंट्स को, ठीक हो गया, कि जो जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है। लाइक एग्जांपल इस तरह से दे देता हूँ मैं आपको कि जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, जो आपकी प्राइमरी है, इसी प्राइमरी के बाद आप जो है ये करते हैं कि आप अपनी बाकायदा रिसर्च करते हैं उस किसी एक प्रोडक्ट से रिलेटेड, लाइक कि मैं अगर फ़र्ज़ करें फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि जी यहाँ पे जो है क्या हिसाब किताब है सेल्स का, ठीक है, स्पेसिफिक ए बी और सी ये 3 मेडिसिन हैं, ये कितनी चल रही हैं, इनमें से ए कितनी चलती है, बी कितनी चलती है, सी कितनी चलती है, ठीक है, फिर कौन ज़्यादा परचेज़ करने वाले लोग हैं, ठीक है, बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस हिसाब से कि यहाँ पे लोग जो हैं, मैं मतलब अगर मेडिसिन ए बना रहा हूँ उस एज के लोग वहाँ पे मौजूद हैं तो मैं यहाँ पे चलो स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपने एक स्कैटर्ड आपके पास होता है डेटा जिसको आप जो है ना मतलब इस तरह से सोच रहे होते हैं। इसके बाद प्रॉपर आपका स्टेज 4 पे स्टेप 4 पे आप एनालाइज करते हैं बाकायदा, ठीक है, एनालिसिस करते हैं जो आपने डेटा गैदर किया है, ठीक है, ये सारा का सारा, फिर आप उसको बड़ा क्रिटिकली रिव्यू करते हैं, फिर आप उस पर सोच विचार करते हैं कि मैं ये डाटा गैदर किया है मैंने कि ये इस तरह से लोग इस एज के रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं, मैं अगर यहाँ पे करता हूँ तो डिमांड अभी भी है तो मैं यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर आप बेसिकली लास्ट स्टेज में हैं जिसमें आप मार्केट सेलेक्ट करते हैं बाकायदा फॉर्मली कि हाँ ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं इस पूरे पंजाब में जो है वो लाहौर में चला जाता हूँ, ठीक हो गया, और इस तरह से मैं एक्सपैंड करूँगा इन फ्यूचर। इसके बाद आपको जिस चीज़ का डिस्कस किया गया है वो है एंटरप्रेन्योरल एंट्री स्ट्रेटजीज़। इसमें आपकी सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस किया गया है आप पॉइंट तो समझ गए होंगे कि एंट्री स्ट्रेटजीज़ में क्या है, क्या एंटरप्रेन्योरल एंट्री स्ट्रेटजीज़ क्या हम किसी एक जो है जा रहे हैं किसी एक जगह पे, ठीक है, उसमें पेनिट्रेट हमने कैसे करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका एक्सपोर्टिंग को है, ठीक है। एक्सपोर्ट आपको पता ही है कि जैसे ही आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई चीज़ भेजते हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक्सपोर्टिंग में आ जाती है, ठीक हो गया। इसमें आपकी होती है एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट में ये होता है कि आप जो है कंपनी जो है वो डायरेक्टली सेल कर रही होती है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी दूसरी कंट्री में जहाँ वो मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, वहाँ से वो दूसरी कंट्री में जहाँ पे उनकी मतलब एक्सपोर्ट कर रही है वहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री में जो उनकी है वहाँ पे उनकी अपनी फ्रेंचाइज वगैरह हो या कुछ इस तरह से हो जहाँ पे वो अपनी चीज़ डायरेक्टली बेच सकें, ठीक हो गया, किसी बंदे को डायरेक्टली बेच सकें, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, वो खुद ही अपनी चीज़ सेल करें। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में थोड़ा ये होता है कि आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते होते हैं, ठीक है, आपने किसी और को इन्वॉल्व किया कि जी ये मेरी चीज़ जो है वहाँ पे पहुँचाए और ये मेरा काम करे, ठीक हो गया, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है।
इसके बाद आपकी जो चीज़ डिस्कस हुई है वो नॉन इक्विटी अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपकी थोड़ी सी आपकी मतलब ऑलमोस्ट ना होने के हिसाब से मतलब कहते हैं कि खर्चे शर्चे हों, कम खर्चे हों, ठीक है, इसको इस सेंस में कहते हैं। मतलब एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें डायरेक्टली हम पैसा देते हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपकी चीज़ डिस्कस हुई है वो ये लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का आपको पता ही है कि एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ कि जैसे KFC है, ठीक है ये अमेरिकन ब्रांड, ठीक है, और ये है कि लोग उनको पैसे दे देते होते हैं, ठीक है, उनके फ्रेंचाइज के वो रॉयल्टी राइट्स ले लेते हैं, वो आप उनको उनके रॉयल्टी राइट्स दे देते हैं, वो आपको क्या कहते हैं कि आपको अपने फार्मूला दे देते हैं कि आपने इस तरह से चीज़ें पकानी है, ठीक है, और स्टैंडर्ड एक होता है जो वो आपको दे देते होते हैं। लाइक KFC का है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उनका कुछ था कि अगर आपने चिकन यूज़ करना है तो वो ऑलमोस्ट इतने kg का हो, ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश हो, आप पता नहीं नेक्स्ट डे उसको शेल्फ से निकाल नहीं रख सकते, एक दिन शेल्फ में नहीं रख सकते, और इस तरह के उनके क्राइटेरियाज हैं, ठीक हो गया। फिर एक आपका अगला पॉइंट है वो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स। टर्नकी प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर है ना, जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर है, वो किसी कंट्री में चीज़ें लेकर भेजता है अपनी, ठीक है, अपनी चीज़ें सप्लाई करता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो वहाँ पे करता है, फिर वहाँ के लोग अपने लोगों को भी उनके साथ भेजता है, ठीक हो गया। और फिर ये है कि वो वहाँ पे उस कंपनी के लोगों के साथ काम करते हैं, और फिर ये है कि जब आपका काम स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो लोकल लोगों को वो चीज़ दे देते होते हैं, ठीक है, जो लोकल लोग हैं वो फिर उस कंपनी को चलाते हैं, और आपकी जो टीम है वो वापस आ जाती है। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है, ठीक है, इसमें यह है कि आपकी जो मैनेजमेंट टेक्निक्स और स्किल्स है ना, वो आप सारी की सारी वो आप भेजते हैं, ठीक है। उसमें बाद दफ़ा ये भी हो सकता है कि कंपनी चल रही है या कुछ इस तरह से प्रोसीजर, ठीक है, ये ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में होता है। आप अपने एक बाकायदा जो है अपनी फॉर्मल टीम्स जो हैं मैनेजमेंट की, वो सारी की सारी भेज देते होते हैं, और उनके साथ वो उस पर करते होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस हम जो है इसके बाद डिस्कस करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से हम जो है, आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ी होगी कि जो हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्री टू कंट्री, ठीक है। एक होती है माइनॉरिटी क्या कहते हैं इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में होता है कि आप किसी जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वो थोड़ी कम पैमाने पे होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, और आप उसकी पार्शल टाइप की कोई मतलब छोटी मोटी टाइप की जो है वो ओनरशिप ले लेते होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा वापस आके दोबारा से बताऊंगा एक अगली एग्जांपल के बाद से। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि जी दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक पाकिस्तान की है, फर्स्ट करें एक अमेरिका की है, ठीक है, और वो क्या करती है कि वो आती है और वो एक नई कंपनी डेवलप कर लेती होती है, ठीक है। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि जी टोयोटा आ जाती है, ठीक है, और पाकिस्तान की सुजुकी आ जाती है, वो एक नई, दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम होता है जॉगर्स फर्स्ट करें, ठीक हो गया। तो ये आपका जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक है, एक नई कंपनी, थर्ड कंपनी वो डेवलप करते हैं। इसके बाद है आपका मेजॉरिटी इंटरेस्ट। मेजॉरिटी इंटरेस्ट में होता है कि आपके 50% शेयर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप फिर जब 50% से ज़्यादा, यूजली आपने नोट किया होगा कि लोग जो है मैक्सिमम अगर अपने शेयर्स बेचें तो 49% बेचते हैं ताकि 51% उनके पास हो। 51% पास रखने का मकसद ये होता है कि वो फिर उस चीज़ को ओन करते हैं, उस बिज़नेस को, ठीक है। जो डिसीजन मेकिंग है, फलाना ढमकाना, ये सारी चीज़ें वो उनके अंडर कंट्रोल होती है, अंडर हैंड उन्हीं की ही रहती है, ठीक है। तो मेजॉरिटी इंटरेस्ट को और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो वो पॉइंट यही है कि मेजॉरिटी में हम 50% से ऊपर चले जाते हैं जब शेयर्स लेते हैं या उसकी कंपनी की इक्विटी लेते हैं, तो फिर हमारे पास इतना उसकी ओनरशिप होती है कि हम उसके अपने पसंद के डिसीजन ले सकते हैं। ये मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। माइनॉरिटी में हम छोटी मोटी टाइप की ओनरशिप रखते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा अमल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो आपकी है मर्जर्स। मर्जर्स में आपके 5 टाइप की मर्जर्स हैं। पहली मर्जर आपकी है कि जी हॉरिजॉन्टल मर्जर। आपकी जो हॉरिजॉन्टल मर्जर है उसमें ये है कि जी आपकी जो है जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही प्रोडक्ट्स बनाती हैं, दो कंपनीज, ठीक है, वो मिलके फिर काम करना शुरू कर दें, ठीक हो गया। फिर आपकी जो है अगली वो है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, ठीक है। ये होती है कि जिसमें आपकी एक दूसरे के साथ कंप्लीटली जो है वो मिलते जुलते नहीं है, ठीक है, बट आपकी टारगेट मार्केट समझ लें ऑलमोस्ट एक जैसी है। लाइक एग्जांपल दूंगा कि एक कंपनी है जो कि जैसे टॉयज़ आर अस, ठीक है,
ये टॉयज़ बनाती थी, अब तो खैर ये ख़त्म हो गई है। और कोई इस तरह की ऑक्सफोर्ड बुक्स जो है फ़र्ज़ करें, जो बुक्स वगैरह बनाती है बच्चों की फ़र्ज़ करें, तो अब ये जो कंपनीज जो है इनकी टारगेट मार्केट जो है वो एक ही है, यानी बच्चे बच्चे टॉयज से खेलेंगे और बच्चों की बुक्स हैं तो बच्चे ही ऑब्वियसली ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंपनीज जो हैं जिनकी जो टारगेट मार्केट है वो एक ही है, बट उनके जो प्रोडक्शन है या जो उनकी सर्विसेज है वो डिफरेंट है। इसके बाद है जो फोर्थ है पार्ट, वो है आपका मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। इसमें होता है कि दो कंपनीज हैं जो कि एक ही जैसी प्रोडक्ट्स बनाती हैं बट वो डिफरेंट जगहों पे बेचती हैं, ठीक है। और लास्ट टाइप जो है आपकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर। कॉन्ग्लोमोरेट आपने वर्ड शायद पढ़ा होगा, ठीक है। कॉन्ग्लोमोरेट का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कॉन्ग्लोमोरेट ये होती है कि आप जो है बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं दोनों कंपनीज का, ठीक है। एक एक काम करती है, एक एक काम करती है, और इन दोनों का मर्जर, ठीक है। अच्छा, आपकी 5 मर्जर की टाइप्स हो गई हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरल पार्टनरिंग। पार्टनरशिप किस तरह से करनी है, ठीक है, क्या सोच के करनी है। आपके बेस्ट मेथड तो यही है कि आप जो है जब किसी के साथ मतलब किसी और कंट्री में जाएं तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, ठीक है। क्योंकि होगा ये कि वो लोकल मार्केट को ज़्यादा बेहतर समझता होगा, ठीक है। उसको पता होगा कि यहाँ के लोगों की साइकी क्या है, वो उनकी बाइंग पावर कैसी है, ठीक है, वो उनका इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप बाहर के लोग हैं, आपको थोड़ा सा उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी एक वो लोकल बंदे को ज़्यादा होगी। लाइक अगर कोई बाहर का बंदा पाकिस्तान आता है तो एक देसी बंदे के पास ज़्यादा अच्छा पता होगा उसको कि कौन बंदा कैसा है, ठीक है। यहाँ के लोगों को अगर आपने अपने साथ में लाना है तो किस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे ब्राइब चलती है इस तरह के, तो उसको पता है कि यार यहाँ का सिस्टम इस तरह से तंग करते हैं नए बिजनेस वालों को, तो बाहर वाला बंदा उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकेगा। तो ठीक है, आप अपने देसी बंदे को बुला लेंगे इस मौके पे, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रीट स्मार्ट होगा, वो तंत्री होगा, वो बेहतर तरीके से कर लेगा, ठीक हो गया। इसके बाद है आपका, बट आपको खुद भी एक गुड पार्टनर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि आप जब काम करें तो दिल के साथ करें और ईमानदारी के साथ करें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आपकी नीयत में पहले से ही खोट हो गया, अगर बाहर से बंदा आ रहा है और आप उसको जो है वो चूना लगा के फारिग कर देंगे, बाद में बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे, तो ये आपकी भी सोच नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये बहुत पॉइंट वैलिड है आपका इस पॉइंट पे कि आप खुद भी अच्छे हों, ठीक है, तो साथ जो बंदा आ रहा है उसको आप अच्छे तरीके से एंटरटेन भी करें। फिर इसके बाद जिस चीज़ को डिस्कस किया है वो बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। बेसिकली बैरियर्स ही हैं मुख्तलिफ तरह के जिनको डिस्कस किया गया है। इन्होंने सबसे पहले किया है, ये एक है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप थी चीज़ जहाँ पे आपके 100 नेशंस जो थी वो मेंबर्स थी। ये किसी एक टाइम पे बड़ी तगड़ी जा भी रही थी, फिर ये गिर भी रही थी, ठीक है। बट ये है कि इनका मेन एजेंडा यही था कि आपके जो है ना म्यूचुअल डिस्कशन होती है, ठीक है, और आपके जो टैरिफ्स वगैरह हैं और जो इस तरह के ट्रेड्स पे आपके जो आप कैप्स लगा देते हैं टैक्स लगा के और इस तरह से, ठीक है, वो निगोसिएशंस वगैरह यहाँ पे होती थी, ठीक हो गया। तो ये बाज़ दफ़ा बैरियर बनाती भी हैं, बैरियर तोड़ती भी हैं, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड्स, ठीक है। इसमें पिछले पॉइंट को डिस्कस किया गया है कि जो क्या कहते हैं कंट्रीज़ की सपोर्ट थी वो गैट के साथ वो ऊपर नीचे होती रही 1970s में बहुत ज़्यादा गिर गई थी, फिर ऊपर हुई, फिर नीचे हुई। फिर लोगों ने कहा कि हम इनके साथ क्या जोड़ के रहें, ठीक है, हम अपना काम खुद ही करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ होते हैं तो आपको फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इनको देना भी पड़ता है, ठीक है, उनको भी आपको फैसिलिटेट करना पड़ता है। तो फिर लोगों ने कहा कि हम खुद ही अपने तरीके से मिडल मैन या इस तरह की चीज़ें निकाल लेते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद है जी ट्रेड ब्लॉक एंड फ्री ट्रेड एरियाज, ठीक है। ये है कि कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ग्रुप्स वगैरह बना लेती है। आपको पता ही हो यूरोपीय यूनियन का वो जो एक है वो 27 और 21 कंट्रीज़ के जो आपस में या सार्क है, ये इस तरह की जो है, ठीक है, ये आप इनके साथ मिल मिला के ना एक वो बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। आप अपने ग्रुप के साथ चलते हैं, यूजली कोशिश यही करते हैं कि आप इन्हीं ग्रुप वालों के साथ बिजनेस करें, ठीक है, और इन्हीं को आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, ठीक है। बाहर वाला का कोई बंदा किसी एक करता है बिजनेस और होते भी हैं, बट अगर ये है कि अगर वो कोई छेंकी फेंकी करे बाहर का बंदा आके, जैसे यूरोपियन यूनियन में आके वो करे, तो अगर वो एक कंट्री से फटा लेता है तो फिर वो बाकी कंट्रीज भी उसको फिर रगड़ देती होती हैं, ठीक हो गया। तो बंदा थोड़ा सा फिर
इस तरह से सोचता है कि जब आप इनके साथ जा रहे हैं तो फिर किस तरह से आपने करना है। इसके बाद है जी ट्रेड बैरियर्स, सॉरी एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटजी एंड ट्रेड बैरियर्स। हाँ, इसमें ये ट्रेड बैरियर तो आपको पता ही, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि जो आप हर्डल्स वगैरह लगा देते होते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि बाज़ दफ़ा ये होती है कि एंटरप्रेन्योर पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट वगैरह पड़ रही होती है, ठीक है। इसी चक्कर में आपका जो है वो जो कंपेटिटर होता है लोकल, वो ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, ठीक है। वो आपके बिज़नेस को वैसे ही आने से पहले ही आपको फारिग कर देता होता है, ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि आप जो है एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि किसी तरीके से जो है ना थोड़े से लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व कर लें, तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा उसके लिए ईजी हो जाता है उस मार्केट में रहना, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों से बचना, ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई वैसा लूप होल यूज़ करता है कि आप भी बच जाते होते हैं और वो भी कुछ ना कुछ अच्छा कमा लेता होता है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट जिस चीज़ को डिस्कस की है वो इम्प्लीकेशन फॉर द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इसमें ये चीज़ डिस्कस हुई है जनाब कि आपका जो मैटर करता है ग्लोबल जाने के लिए, ठीक है, उसमें आपका कल्चर बहुत किसी कंट्री का मैटर करता है, उधर का पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ के लोगों के रुझान कैसा है, कल्चर कैसा है, ठीक है, वो किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो किस तरफ उनके पास पैसा है कि वो इस तरफ चीज़ें ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं भी कि नहीं। मतलब बाज़ दफ़ा होते लोगों के पास पैसा होता है बट वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता उनका कि वो उसको परचेज़ करें इस तरह से, ठीक हो गया। फिर ये है कि हाँ, यू नो डाउट कि जहाँ पे आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ठीक है, और आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ज़रा स्टेबल हो, तो लोग वहाँ पे जाना ज़रूर पसंद करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है उनके लिए। बट लॉन्ग रन में देखा जाए ना, ठीक है, कि अगर आप तो बहुत ही कुछ तगड़ी किस्म की कंपनी है जो आप कहीं और जा रही हैं, आपके पास बड़ा पैसा शैसा है, ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें कि जो थोड़ी कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है ना, आप उस तरफ ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, क्योंकि जिस टाइम वहाँ पे वो स्टेबल होगी ना तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से आपको रिटर्न दे सकती है जब इंशाल्लाह आगे जाके हालात अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये है कि आप जब एनालाइज करें कंट्रीज़ को तो फोकस डेवलपिंग कंट्रीज़ पे थोड़ा ज़्यादा करें एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। और ये है कि उस हिसाब से जो वहाँ के लोग हैं ना, जो उनकी कल्चर है, इकोनॉमिक कंडीशन है और उनका बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें, इन सब को सामने रख कर ही फिर आप स्ट्रेटजी बनाएं। और इट्स बेटर कि आप किसी ऐसे बंदे को अपने साथ इन्वॉल्व करें जिस टाइम आप स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हो जो वहाँ का लोकल हो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ चीज़ों में पॉइंट आउट कर सकता है, ठीक है। और वैसे भी एक दिमाग से ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। तो जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव से बात करेगा, आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, फिर आप जो है कोई बेहतर आइडिया भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ ही आपका चैप्टर 5 जो है वो एंड हो गया है। इंशाल्लाह लेक्चर डिस्कशन में हम आपको और भी ज़्यादा हम इसको और मज़ीद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कुछ हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।